Hello students, welcome again in social science class. Today we will start our new chapter, that is the nationalist movement from 1870 to 1947. As we came to know in the chapter 11, Revolt of 1857, that rule of East India Company ended with Queen Victoria's proclamation of November 1st, 1858. जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट आया था, नतीजा था, वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी फिनिश हो गई थी, एंड हो गया था। और वो उसका जो डिसीजन लिया था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर क्वीन विक्टोरिया ने लिया था। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन कब हुआ? ऑन November 1st, 1858. द पावर ऑफ गवर्नेंस नाउ केम इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1858। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर अपना रूल चला रही थी, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ आ गई थी कि ये अपना रूल ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उसको ख़त्म करके अब सीधा सीधा जो कंट्रोल था इंडिया के ऊपर वो अपने कंट्रोल में ले लिया। मीन्स नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया आफ्टर द एंडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. But the people of India still didn't have any say in the government or in the formulation of policy. लेकिन इंडियन को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया का ख़त्म हुआ तो अब डायरेक्ट जो था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी वो चला रही थी रूल। जो वहाँ की रानी थी, महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, अब वही इंडिया की भी एम्प्रेस बन गई। हमने रिजल्ट्स में पढ़ा था, क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। तो वो इंडिया के ऊपर रूल चला रहे थे, लेकिन इंडियन पीपल को कोई भी गवर्नमेंट के अंदर शेयर नहीं मिल रहा था। देश के लिए पॉलिसी, हमारे देश की पॉलिसीज़ बन रही हैं, लेकिन हमारा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। द रिसेंटमेंट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिवेलियंस। जो लोगों के मन में गुस्सा था, नाराज़गी थी, वो अलग अलग जगहों पर विद्रोह का रूप ले रही थी। जगह जगह पर लोग रिवोल्ट कर रहे थे, एंड सब्सक्वेंटली लेटर ऑन गेव टू द राइज टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल मोमेंट। तो आगे चलकर वही जो गुस्सा था, वो नाराज़गी थी, वो किस चीज़ को जन्म दिया? इंडियन नेशनल मोमेंट, जो राष्ट्रीय आज़ादी का संघर्ष था। 1857 को हम पहली आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक नींव बनी थी, बेस बना था। Many political association were formed to express the problem of Indians. तो इंडिया में अब नई नई एसोसिएशन बनाएगी, डिफरेंट पार्टीज बनाएगी जो इंडियंस की प्रॉब्लम को समझ भी रही थी और उन्हें ऑर्गेनाइज करने का एक जिम्मा ले रही थी। बट दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द इंडिया. For example, in 1876, Surendranath Banerjee established the Indian Association in Calcutta. इसका क्या मतलब हुआ कि कंट्री के अंदर एसोसिएशन तो बन रही थी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस या उनका इम्पैक्ट जो था वो लिमिटेड एरिया तक था, वो पूरे इंडिया तक नहीं फैल पाए थे। जगह जगह पर लोगों ने एसोसिएशन बनाई, बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एरिया। जैसे कलकत्ता के अंदर भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन इन 1876। और आगे चलकर एक बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि ये आज भी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आज की नहीं है, सबसे पुरानी और सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड in 1885 by A.O. Hume, a retired British officer. When did Indian National Congress form? It was formed in December 1885. Who was the founder? A.O. Hume. Who was he? A.O. Hume means Alan Octavian Hume, and he was a retired British officer. वो एक्चुअल में वो ब्रिटिश ऑफिसर थे, and he was supported by 72 educated Indian delegates from different regions of the कंट्री। जब कांग्रेस की स्थापना की गई, बॉम्बे के अंदर इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, और इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया था जिन लोगों ने, 72 पीपल थे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरे इंडिया के अलग अलग, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट और वेस्ट, सभी जगह के जो डेलीगेट्स थे वो आए थे, जो कि डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
और इनकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। और हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन? WC बनर्जी, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर ये दोनों पिक्चर दी हुई हैं। एलन ऑक्टेवियन जो कि फाउंडर थे कांग्रेस के, और ब्योमकेश चंद्र बनर्जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सेशन के। कांग्रेस हर साल अपने मीटिंग्स बुलाती थी जिसे कांग्रेस सेशन कहा जाता था। इसकी जगह भी अलग होती थी और हर बार जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते थे या प्रेसिडेंट होते थे वो भी हर बार चेंज होते थे। तो फर्स्ट कांग्रेस सेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय द WC बनर्जी। Gradually, the Congress became the backbone of the national movement. उस टाइम जब कांग्रेस बनी थी तो ये हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो देश की आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ था, उसकी एक बैकबोन, बहुत मजबूत नींव बनी थी जो कि लोगों को एक करने का काम कर रही थी। द अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर्स हु वर रेफर्ड एज द मॉडरेट्स। कांग्रेस बनाई थी, शुरुआत की गई थी रिटायर्ड ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, लेकिन ये कोई इंडियन के बेनिफिट के लिए नहीं बनाई गई थी। ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए बनाई थी, बिकॉज दे वांटेड अ प्लेटफॉर्म, दे वांटेड अ लिंक बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ऐसी एसोसिएशन हो, ऐसा ग्रुप हो जो कि लोगों के बीच में और रूलर्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करे। मीन्स ब्रिटिशर्स की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की बात जो है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएं। मीन्स उन्हें ये लगता था कि अगर हमारे पास एक ऐसी पार्टी होगी तो हम इजीली रूल कर पाएंगे इंडियन के ऊपर, इसलिए उन्होंने वो एसोसिएशन बनाई। लेकिन आगे चलकर यही एसोसिएशन या यही पार्टी हमारी आज़ादी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस पार्टी ने। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर थे, जो अर्ली फेज़ मतलब बिगनिंग ईयर्स के अंदर जो लीडर्स थे, उन्हें वो अंग्रेज़ों को इतना बुरा नहीं मानते थे। दे हैड फेथ, दे हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिशर्स। इसीलिए उन्हें क्या कहते थे? मॉडरेट्स। एक्चुअल में अगर हम मॉडरेट में हिंदी में कहें तो उसे नरम दल कहते थे। नरम मीन्स विच हैव द फेथ ऑन द ब्रिटिशर्स, दे अडॉप्टेड द मॉडरेट वेज, कि जो वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, शांति में बिलीव करते थे। उन्हें ब्रिटिशर्स पे भरोसा था। उन्हें लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करेंगे या उन्हें अपनी बात बताएंगे तो वो हमारी बात को मानेंगे और हमारे फेवर में डिसीज़न लेंगे। इसलिए उन्हें मॉडरेट, अगर हम यहाँ क्वेश्चन अगर आए, हु वर मॉडरेट? द लीडर ऑफ अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस वर नॉन एज मॉडरेट्स। दे हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिशर्स। उन्हें ब्रिटिशर्स पे पूरा भरोसा था। दे अडॉप्टेड मॉडरेट वे टू परस्यू देयर गोल्स। अपनी डिमांड्स को अगर उन्होंने मानवाना होता था तो उसके लिए शांतिपूर्वक तरीके ही वो अडॉप्ट करते थे, कोई वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। और उनकी क्या डिमांड्स थी ब्रिटिशर्स से? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर लोगों की भलाई के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि इंडियंस को रिप्रेजेंट करें। सेकंड क्या? क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन ऑल द प्रोविंसेस। जैसे आज हम स्टेट बोलते हैं, उस टाइम स्टेट को प्रोविंसेस कहा जाता था, प्रांतिक का सरकार कहते थे, जैसे प्रांत होते थे अलग अलग। तो इंडियंस की ये डिमांड थी मॉडरेट्स की कि हर एक जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए जाएं। जैसे आज भी हमारे हर एक स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा। तो वो चाहते थे कि हर एक प्रोविंसी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए और इंडियंस को भी उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाए। नेक्स्ट, रिक्रूट इंडियन फॉर द हायर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी पढ़ा कॉजेज़ के अंदर कि इंडियन को कोई भी हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी। सारी हाई पोस्ट किसके पास होती थी? ब्रिटिशर्स के पास। तो वो चाहते थे कि उनकी ये डिमांड थी कि इंडियंस को भी हाई पोजीशन पे रिक्रूट किया जाए। और उस टाइम जो हाई पोजीशन के लिए जो भर्ती की जाती थी उसके लिए एग्ज़ाम होता था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। जैसे IAS ऑफिसर के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, तो उस टाइम भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता था। लेकिन वो टेस्ट ब्रिटिशर्स कहाँ करते थे? कंट्री के बाहर।
इंडिया से बाहर इंग्लैंड में होता था। उन्हें पता था कि इंडियन पीपल वहाँ तक सब जा नहीं पाएंगे, उस कंट्री में वो टेस्ट दे नहीं पाएंगे, और अगर टेस्ट नहीं देंगे तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए मॉडर्न लीडर्स थे, उनकी ये डिमांड थी कि वो टेस्ट जो था इंडिया में रखा जाए, होल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया, ताकि इंडियन लोग भी उसे अटेम्प्ट कर सकें और वो क्वालिफाई करके हायर पोजीशन को पा सकें। नेक्स्ट, एंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया जाए जो कि किसी ना किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। एंड स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू द ब्रिटेन, जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री का पैसा यहाँ से इकट्ठा करके ब्रिटेन में भेज रहे हैं, वो चाहते थे कि उसे रोका जाए। भारत का पैसा भारत में ही रहना चाहिए और उसकी भलाई के ही ऊपर खर्च होना चाहिए। एंड लास्ट वन, एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड पीपल, उनके शांतिपूर्वक यही उनसे डिमांड थी कि वो इंडिया के रिसोर्सेज और लोगों के साथ जो एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, अत्याचार अगर कर रहे हैं, तो उसे रोक दिया जाए। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न पीपल। The prominent modern leaders were Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naroji, Surendranath Banerjee, Firoz Shah Mehta, Madhav Govind Ranade, Badruddin Taibji, and others. These were the famous modern leaders. During that period, plague and famine killed the thousands of Indians. प्लेग एक डिजीज़ है जो रैट की वजह से होती है, और फेमाइन मीन्स व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड, जब कंट्री में फूड की कमी आ जाती है, वो किसी की वजह से हो सकती है, ड्रॉट की वजह से भी, सूखा पड़ गया, अगर बारिश नहीं आई, सूखा पड़ गया तब भी फूड की शॉर्टेज है, और अगर बारिश एक्सेस में आ गई, फ्लड आ गया, तब भी क्रॉप्स हमारी फेल हो जाएंगी, और उससे भी क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो रही है। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, फेमाइन। तो जब कंट्री में ये पोजीशन आई, इस एक टाइम फेमाइन कंट्री में आया और प्लेग डिजीज़ भी फैल गई, तो बहुत सारे जो इंडियन पीपल की डेथ हो गई, 1000 इंडियन किल्ड ड्यूरिंग दैट। और उस दौरान इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारी कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, आज भी वही एग्रीकल्चर था। तो इतने लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, अब एग्रीकल्चर ही जब डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारी कंट्री की जो इकॉनमी थी, फाइनेंशियल पोजीशन थी, वो डाउन हो गई। और जब कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन आती है या प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम कौन मदद करता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट मदद करती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी कोई मदद नहीं की इंडियंस की। तो जिससे क्या हुआ, जो हमारे नौजवान लीडर थे, जो यंग लीडर्स थे, उन्हें इस बात से गुस्सा आया, नाराज़गी हुई कि देश के अंदर इतनी बड़ी समस्या आ गई है, लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, और कंट्री की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है। So the young leader, disgusted by the British callousness, were inspired by the common people of Ethiopia, Japan and Russia, who rose against the oppressors. तब उसी दौरान जो अदर कंट्रीज़ में भी, वहाँ पर भी उनके जो जैसे जापान, इथोपिया और रशिया के अंदर, वहाँ के लोगों ने भी रेवोल्यूशन की थी अपने ऑपरेसर्स के अगेंस्ट, जो उनके साथ अत्याचार कर रहे थे उनके अगेंस्ट उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। तो कुछ हमारे यंग लीडर्स जो इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जानते थे, उनसे इंस्पिरेशन ली, और उन्होंने इंडिया के अंदर अपने राइट्स की डिमांड करना शुरू कर दिया। और जो पहले लीडर्स थे, जो पूरी तरह ब्रिटिशर्स में बिलीव करते थे, इन लीडर्स ने उन्हें कहा कि हमें ब्रिटिशर्स पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स हमारे अपील करने पे हमारी डिमांड्स नहीं पूरी कर रहे, तो हमें अपने जो हक को उसके लिए लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो हथियार भी उठाना चाहिए उसके लिए। जिसमें वो कौन से लीडर थे, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम शॉर्ट में निक नेम में कहते हैं लाल बाल पाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। And they emerged as new leader and they were known as radicals.
मॉडरेट्स को जैसे नरम दल कहते हैं, जो नरम दिल वाले थे, उनकी पॉलिसी भी शांतिपूर्वक थी और उन्हें ब्रिटिशर्स के ऊपर विश्वास भी था। लेकिन जो रेडिकल्स थे, गरम दल जिसे कहा जाता है, जो रेडिकल माइंडेड पीपल थे, जिन्हें जो अपने हक की लड़ाई कर रहे थे कि अगर ब्रिटिशर्स हमारी अपील पे नहीं देंगे तो हम उसके खिलाफ जो है संघर्ष करेंगे। दे बिलीव इन एक्शन, प्रोटेस्ट, हड़ताल, स्लोगन एंड दे प्रोपागेट इंडियन कल्चर एंड हिंदुज़म। उन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया और उसके लिए डिमांड की। डू यू नो में देखो, द मॉडरेट्स बिलीव इन इंडियन moderate believed in ideas rather than action. They followed a policy of 3 P's: prayers, petitions, and protest. The critics termed their policies as the political begging. Bankim Chandra Chatterjee's song Vande Mataram was sung in 1886 for the first time. आपको यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस भी पता होना चाहिए। व्हाट वर द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स? बोथ वर द कांग्रेस लीडर। दोनों ही क्या थे? कांग्रेस लीडर थे। सिर्फ उनमें दोनों ही आज़ादी भी चाहते थे, लेकिन उन दोनों के डिफरेंस क्या थे? थोड़े आइडियाज़ में और उनके मेथड्स में। जो मॉडरेट्स थे, दे वर द लीडर ऑफ अर्ली फेज, जो बिगनिंग के लीडर्स थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स पे पूरा भरोसा था। दे हैड faith on the Britishers and they adopted moderate way to pursue their demands। और उन्होंने जो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के जो मेथड्स थे वो भी उनके क्या थे? मॉडरेट्स थे। दे बिलीव इन नॉन वायलेंस, दे बिलीव इन 3 P's। मॉडरेट किस में बिलीव करते थे? 3 P's मीन्स प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। कि अगर पहले उनसे वो प्रेयर करेंगे, पेटिशन करेंगे, याचना करेंगे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो शांतिपूर्वक उसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से। जिसे जो कुछ क्रिटिकर्स थे उन्हें कहते थे कि एक तरह की ये पॉलिटिकल बैगिंग है, कि उनसे वो भीख मांग रहे, ही कह रहे थे। लेकिन रेडिकल्स को ये पसंद नहीं था। दे बिलीव इन एक्शन। वो कहते थे कि हम खुद अपने हक को पाएंगे। एक्शन में बिलीव करते थे, प्रोटेस्ट, हड़ताल और स्लोगन। और वो चाहते थे कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, ना कि ब्रिटिशर्स के। एंड दे डिडेंट हैव फेथ ऑन द ब्रिटिशर्स। उन्हें अब ब्रिटिशर्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब लास्ट में हम लीडर्स भी बता सकते हैं अलग अलग। मॉडरेट्स लीडर कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता एटसेट्रा। और रेडिकल्स लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष एटसेट्रा। So this is all about the Indian National Congress. When was Indian National Congress formed, and about their leaders, moderates and radicals, and the difference between the moderates and radicals. Clear, students? Next topic is partition of Bengal. क्योंकि ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर मेन मोटिव क्या था? टू गेन प्रॉफिट। वो हर कीमत पे अपना प्रॉफिट चाहते थे। यहाँ उन्हें लगता था कि हमारा प्रॉफिट छिन रहा है, तो वो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते थे। और आप हमें ये भी पता है कि उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करने की जो उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। जब भी उन्हें लगता कि इंडियंस एक हो रहे हैं तो उनके अंदर वो डिफरेंस क्रिएट कर देते थे। चाहे वो हिंदू मुस्लिम है, चाहे वो राजाओं के बीच में किसी भी तरह से, मीन्स वो हर वो मेथड अडॉप्ट करते थे जहाँ पर उन्हें बेनिफिट हो। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती तो वो इंडियंस के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन कर लेते, कोई ट्रीटी साइन करते। लेकिन जब उनका मतलब पूरा होता तो उसे अपनी मर्जी से उसे वॉयलेट भी कर देते थे। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल में भी यही था। इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, द ब्रिटिश अटैक द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लॉर्ड कर्जन issued an order in July 1905 to partition Bengal। 1905 में लॉर्ड कर्जन उस टाइम गवर्नर थे, लॉर्ड कर्जन। क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, चाहे वो सक्सेस नहीं रहा, लेकिन
अगर हम उसे डीपली देखें तो वहाँ पर तब इंडिया के अंदर लोगों के मन में कोई धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुसलमानों ने पूरी यूनिटी के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया था, एक होकर। और ब्रिटिशर्स ने यही चीज़ नोटिस की थी कि ये लोग एक हो रहे हैं, तो जिससे हमारा रूल जो है वो खतरे में है। अगर हमने अपने रूल को बचा के रखना है तो इनकी यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा। तो बंगाल के अंदर भी यही था, क्योंकि बंगाल उस टाइम सबसे बड़ा स्टेट था और वहाँ पर नेशनल मूवमेंट जो था वो बढ़ रहा था, पहले से इंक्रीज हो रहा था। तो उस यूनिटी को तोड़ने के लिए द ब्रिटिश अटैक द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस रीज़न के साथ उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने का डिसीज़न लिया था। किसने लिया था डिसीज़न? लॉर्ड कर्जन ने। एंड व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन? इन जुलाई 1905. Now, the official reason given by the Britishers was that it was difficult to govern and collect the revenue from such a big province. ब्रिटिशर्स ने असलियत तो कभी भी नहीं बताते थे इंडियंस को। उनका जो लोगों को बताने वाला रीज़न, जो ऑफिशियल रीज़न था, वो क्या था कि बंगाल बहुत बड़ी स्टेट है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में मुश्किल आती है, रेवेन्यू कलेक्ट करने में मुश्किल आती है, इसीलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसके 2 नए स्टेट बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था? दे वांटेड टू वीकन द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम। वो हिंदू मुसलमानों को तोड़ना चाहते थे, ताकि जो आज़ादी की लड़ाई है जो तेज हो रही है वो फिर से स्लो हो जाए और लोग आपस के जो धर्म के मुद्दों पे ही आपस में लड़ते रहें। रियल कॉज तो ये था, लेकिन लोगों को बताने के लिए उन्होंने क्या कहा कि बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी टू गवर्न एंड कलेक्ट द रेवेन्यू, सो इसीलिए हम इसे डिवाइड करें। लेकिन लोग अब उतने ना समझ नहीं रहे थे, उन्हें ब्रिटिशर्स की नीतियों के बारे में समझ आ रही थी। But people know that the British wanted to divide the Indian and rule. Therefore, there were protests against the partition. क्योंकि लोगों को अब समझ आ गई थी, अब जगह जगह पर उन्होंने उनके इस एक्शन के खिलाफ रिएक्शन दिया, मीन्स रिवोल्ट किया, उन्होंने विरोध किया उनके इस डिसीज़न का। और जब ये पार्टीशन अनाउंस की थी तो पूरे वहाँ स्टेट के अंदर उस दिन को अफसोस दिवस के रूप में मनाया गया। द डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ मॉर्निंग। इस मॉर्निंग का मतलब होता है अफसोस दिवस। द स्वदेशी, इसका मतलब वंस ऑन कंट्री, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन वॉज अडॉप्टेड एज द टूल फॉर अचीविंग स्वराज बाय द रेडिकल्स। जब बंगाल की पार्टीशन की गई, जो लोगों ने विरोध किया, आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को कहते हैं स्वदेशी एंड बाइकॉट। स्वदेशी का मीन्स हमारी कंट्री में बना हुआ, स्वदेश कि हम अपने देश की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, अपने देश में बनी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहीं से हम एजुकेशन लेंगे। बाइकॉट मीन्स रिफ्यूज़ टू यूज़ द फॉरेन गुड्स, कि हम उनकी बनाई हुई वस्तुओं का, गुड्स का बाइकॉट मीन्स बहिष्कार करेंगे, हम रिफ्यूज़ करेंगे कि हम आपके प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे। स्वदेशी मीन्स कंट्रीज़ ऑन गुड्स, कि हम अपनी बनी कंट्री के गुड्स को यूज़ करेंगे। तो ये उनके मेन टूल्स थे। व्हाट वर द मेन टूल्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन फॉर अचीविंग स्वराज। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। इंडियन चाहते थे, अब इंडियन की ये डिमांड थी कि हमारी कंट्री के अंदर हमें रूल करने का राइट दिया जाए। बिगनिंग के अंदर ब्रिटिशर्स को इंडियन ने ये नहीं कहा कि आप पूरी तरह से हमें आज़ादी दो, वो ये कह रहे थे कि हमें भी अपने कंट्री को गवर्न करने का राइट मिलना चाहिए, हमें भी अपने देश की पॉलिसी बनाने में उसमें हमारी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। स्व रूल, जो सेल्फ रूल, कि हमें स्वराज मिलना चाहिए, हम अपनी कंट्री पे रूल खुद करना चाहते हैं। इंडियन बाइकॉट द फॉरेन गुड्स एंड यूज ओनली इंडियन गुड्स। जब स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट चलाया गया तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की बनी हर वस्तु का बाइकॉट किया और इंडियन गुड्स को प्रमोट किया। और उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया। क्या था वो स्लोगन? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट।
स्वराज कि आज़ादी पाना, आज़ादी से रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा. So this slogan given by Bal Gangadhar Tilak gave impulse to the attainment of Swaraj. It means self rule. इसमें स्टूडेंट्स ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. दे प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन दीज मोमेंट्स बाय बाइकआउट द क्लासेस एंड पिकनिंग द शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स. सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के स्कूल थे वहाँ जाना मना कर दिया, उन स्कूल्स को बाइकआउट किया. और फिर जिन शॉप्स के ऊपर, जिन शॉप्स के अंदर ब्रिटिश की बनाई हुई गुड्स जो थी वो बिक्री थी, उनके आगे पिकटिंग मतलब धरना दिया कि हम ना उन्हें बेचने देंगे ना किसी को खरीदने देंगे. वुमेन ऑल्सो ज्वाइन द प्रोसेशन एंड पिकटिंग. वुमेन ने भी इन दुकानों के आगे धरने लगाने में रोल प्ले किया और जगह जगह पर उन्होंने भी पटिशन्स की. ये देखिए इस पिक्चर में बंगाल in 1904, बंगाल फ्रॉम 1905 to 1911. ये पार्टीशन के बाद और ये पहले और बाद में. द रेडिकल ग्रुप अमंग द कांग्रेस एनकरेज लव फॉर स्वदेशी गुड्स. क्योंकि जो स्वदेशी बाइकआउट मोमेंट चलाई गई थी उसमें रेडिकल्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल था. वही आगे आए थे और उन्होंने क्या कहा दैट वी शुड लव फॉर द स्वदेशी गुड्स. कि अगर, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, और अगर हम उनके व्यापार को ही ख़त्म कर दें, हम अपने देश की बनी वस्तुओं को यूज़ करें और ब्रिटिशर्स का बाइकआउट करें, तो इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी. पार्टीशन इन मास रैलीज टू बाइकआउट द फॉरेन गुड्स. रेडिकल्स ने रैलीज की, जलसे किए और लोगों को अवेयर किया दैट वी शुड बाइकआउट द फॉरेन गुड्स. बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. कि उनकी बनाई हुई कोई भी इंस्टीट्यूशन या स्कूल कॉलेजेस में हम ना तो पढ़ेंगे, ना ही जो इंडियन पढ़ा रहे थे वहाँ पर वो पढ़ाने जाएंगे. एंड द सरेंडर ऑफ टाइटल कन्फर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना पैर जमाने के लिए, इंडिया में रूल करने के लिए, इंडियन को खुश करने के लिए कई लोगों को टाइटल्स दिए, उन्हें उपाधियाँ दी. राय बहादुर, सर, नाइटहुड, ऐसे लोगों को टाइटल्स दिए. तो अब उन इंडियंस ने अपने सभी टाइटल सरेंडर कर दिए, ब्रिटिशर्स को वापस लौटा दिए कि आपका दिया हमें कुछ भी, कोई खिताब नहीं चाहिए. स्वदेशी मोमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र एंड पंजाब. कहाँ कहाँ तक फैला ये आंदोलन? बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और पंजाब. द गवर्नमेंट सप्रेस द मोमेंट. देखो ये बात ध्यान रखना कि जब भी इंडियंस ने कोई भी रिवोल्ट किया तो ब्रिटिशर्स का हमेशा क्या रिएक्शन होता था? टू सप्रेस द मोमेंट. वो उस मोमेंट को दबाने की हर कोशिश करते थे, चाहे उन्हें मारना पड़े, जेल में डालना पड़े, फांसी की सज़ा, हर वो मेथड अडॉप्ट करते थे जिससे वो उस आंदोलन को रोक सकें. ड्यूरिंग दिस पीरियड दादा भाई नारोजी प्रिजाइडेड ओवर द कलकत्ता सेशन of Congress in 1906 and a call was given for attainment of Swaraj self government. पहली बार जो स्वराज की डिमांड की थी, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी, दैट वाज बाय द दादा भाई नारोजी. कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का. मैंने अभी आपको बताया था कि कांग्रेस का जो हर साल मीटिंग होती थी, सेशन होता था, उसका प्लेस भी अलग होता था और उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते थे वो भी अलग होते थे. तो 1906 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता. एंड इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय दादा भाई नरोजी. एंड हेयर दे कॉल फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज. The difference between the moderates and radicals came to head during the Surat session in 1907. There was a split in the party and the two groups parted away. The moderates, who were led by the Gopal Krishna Gokhale and Firoz Shah Mehta. The radicals were referred to as the extremists by the Britishers and they were led by Lal Bal Pal. जो कांग्रेस जो टू ग्रुप्स में कब डिवाइड हुई थी?
जब 1907 में सूरत सेशन हुआ था, सूरत के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ 1907, और उस सेशन के दौरान कांग्रेस दो ग्रुप में बट गई। एक तो थे गरम दल, जो रेडिकल्स थे, जो लाल बाल पाल जिनके मेन लीडर थे, और दूसरे मॉडरेट्स जिनके लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी एटसेट्रा, ये सभी थे। सो कांग्रेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स in two groups in 1907 at Surat session. So students, this is about the National Congress and the partition of Bengal. Next topic we will do later on. Till then, bye.